हेलो एवरीवन, आज हम क्विक रिवीजन करेंगे यूनिट 4 का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले तो क्लाइमेट क्लाइमेट मतलब आबोहवा इन गुजराती। सो देर आर टू वर्ड्स। एक तो होता है वेदर। वेदर मतलब जैसे बहुत शॉर्ट टर्म चेंज होता है एनवायरनमेंट में। सुबह गर्मी लग रही है, शाम को आपको ठंड लग रही है, बीच में कहीं बारिश हो गई। तो ऐसे जैसे शॉर्ट टर्म मतलब बहुत कम समय में जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, जो चेंज हो सकता है मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, उसे हम वेदर बोलते हैं। सो वेदर के जो मेजर 6 कंपोनेंट्स होते हैं कि भाई तापमान શું છે, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, विंड मतलब हवा कैसे चल रही है, ह्यूमिडिटी कंडीशन, ભેજનું પ્રમાણ, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, एंड क्लाउडीनेस। तो ये सब डिसाइड करता है कि आपका वेदर मतलब आपका तापमान या हवामान कैसा है। सो जब वो क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर ऑफ योर पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो क्लाइमेट जो वेदर पैटर्न होता है उसके लिए हमको बहुत सारे साल का डेटा चाहिए कि भाई वेदर वेदर मतलब कि भाई शॉर्ट टर्म चेंज इन अवर एनवायरमेंट, एंड क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर मिनिमम 30 ईयर्स के डेटा हमको चाहिए। अगर बड़ौदा का आपको क्लाइमेट जानना है तो आपको बहुत सारे साल के डेटा चाहिए कि भाई हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ चुका है, सो क्लाइमेट चेंज हुआ है। कैसे कि भाई टेम्परेचर आज से 50 साल पहले एवरेज ये रहता था, अभी एवरेज ये हो रहा है। मतलब मीनिंगफुल एवरेज निकाल सके, ऐसे स्टेटिस्टिकल डेटा मतलब गणित गणित के हिसाब से हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं, और ऐसे डेटा का हमको एवरेज करना है। तो एवरेज वेदर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस बाय टेकिंग दैट लॉन्ग टर्म डेटा, मिनिमम 30 ईयर्स का डेटा चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स एंड डेटा होने चाहिए कि तब हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट में चेंज हुआ है। तो क्लाइमेट सिस्टम किससे बना होता है नॉर्मली? एटमॉस्फियर, ओशन, लैंड सरफेस, आइस वगैरह, और वो इन्फ्लुएंस होता है सनलाइट से, हमारा अर्थ के जो रोटेशन हो रहा है उससे, ओशन में जो करंट्स आते हैं, विंड पैटर्न, देन अगर ह्यूमन एक्टिविटी जैसे पॉल्यूशन वगैरह, हम क्या लैंड यूज कर रहे हैं, उससे भी क्लाइमेट का सिस्टम पे अफेक्ट हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हमको डिफाइन करना है, आबोहवा में परिवर्तन, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है कि बहु लांबा गाड़ा સુધી આપણે ક્યારેક કોઈ ડેટા લીધા, એના અંદર એવરેજ વેધર પેટર્ન हमको दिखी कि चेंज हो रही है। सो उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन एवरेज वेदर पैटर्न, दैट डिफाइन अर्थ लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट। तो पूरे पूरे ग्लोब को वो अफेक्ट कर रहा है, मतलब सबको अफेक्ट कर रहा है, लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक। तो नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं, ज्वालामुखी फाटे એટલે કે वॉल्केनिक इरप्शन, सोलर साइकिल की वजह से। बट मेनली अभी जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, मतलब जो आबोहवा में परिवर्तन हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वो सब ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो असर है वो है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब हम जो कोल, पेट्रोल, डीजल वो सब यूज़ करते हैं। सो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में। और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप हो रहा है, और उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। तो मेजर रीजन भी है क्लाइमेट चेंज यही है कि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहे हैं ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अभी हमने बोल तो दिया, लेकिन हमारे पास डेटा होने चाहिए, ऐसे मैंने आपको अभी समझाया। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज कॉल्ड एज आईपीसीसी, उसने एक रिपोर्ट बनाया, एंड उसमें डेटा जो यूज़ किए एनओए के। सो उसके हिसाब से 2014 का रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट भी आ चुका है, बट विल डिस्कस दिस कि क्या ऐसा ऑब्जर्व किया गया अर्थ में, ताकि हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट में ऑलरेडी चेंज हो चुका है। सो उसके हिसाब से दिस रिपोर्ट सेज दैट कि एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। सो एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जो है वो रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बढ़ रहा है ड्यू टू अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाहन व्यवहार और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उसकी वजह से बढ़ चुका है। एंड एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लास्ट 8 लाख ईयर्स का जो हम बात करें तो उससे बहुत ही ज़्यादा अभी बढ़ चुके हैं। एंड दूसरी भी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, पॉल्यूशन वगैरह, वो सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा वार्मिंग मतलब गर्म हो रहा है मिड 20th सेंचुरी से। सो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1970s के बाद, मतलब 80s के बाद मेजर शिफ्ट हुआ है इन अवर क्लाइमेट। सो
उसी रिपोर्ट के हिसाब से 5 ऑब्जर्व्ड चेंजेस दिखे गए हैं हमारे क्लाइमेट सिस्टम में, जो हमको दिख रहे हैं डेटा के हिसाब से, और हम बोल सकते हैं क्लाइमेट में चेंज हुआ है। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। जो भी एंथ्रोपोजेनिक CO2 मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो एमिशन हुआ है, उसमें से आधा तो हमारे लास्ट 40 ईयर्स में ही हुआ है। मतलब यू कैन से 1980s के बाद मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ा है, क्योंकि हमने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन करना शुरू किया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगे तो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा 1983 से 2012 लाइकली वार्मेस्ट 30 ईयर्स पीरियड है, 1400 ईयर्स की बात करें तो। और हर साल ये रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, हम पेपर में पढ़ते हैं हर साल कि भाई दिस ईयर इज द वार्मेस्ट ईयर, दिस ईयर इज द वार्मेस्ट ईयर। एंड ऑलमोस्ट हमारा जो टेम्परेचर जो राइज है वो 0.65 to 1.06 की रेंज में बढ़ चुका है ओवर द पीरियड ऑफ 1880 to 2012। तो यू कैन से कि अराउंड 1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑलरेडी बढ़ चुका है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन आर्कटिक सी आइस, मतलब जो दरिया है उसका, आर्कटिक का ओशन, नॉट ओशन, दैट इज आर्कटिक सी आइस, वो भी कम होता जा रहा है। एंड पर डिकेड मतलब 10 साल के अंदर 3.5 to 4.5% वो कम होता जा रहा है। एंड डिक्रीज इन लैंड आइस, ये तो सी आइस जो है वो तो घट रहा है, साथ साथ में जो लैंड पे आइस है वो भी घट रहा है। वो आइस शीट्स जो होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो मेल्ट होते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड, देन एंटार्क्टिका, उसके सभी आइस शीट्स है वो, उनका जो मास है वो कम होता जा रहा है। एंड एंटार्क्टिका इज लूजिंग 100 क्यूबिक मीटर ऑफ आइस पर ईयर सिंस 2002, मतलब हर साल में 100 मीटर क्यूब जितना आइस कम होता जा रहा है ड्यू टू दिस इंक्रीज इन सरफेस टेम्परेचर। एंड लास्ट, राइजिंग इन सी लेवल। जब इतना सारा मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, हमारा सी लेवल डेफिनेटली राइज होगा। अराउंड 0.19 मीटर वो बढ़ चुका है, मतलब 20 सेंटीमीटर, अराउंड 0.19, दैट इज इन द रेंज ऑफ 0.17 to 0.21 अप टू ईयर 2010। एंड हर साल वो 1.8 mm पर ईयर बढ़ रहा है। ये 5 ऑब्जर्व चेंजेस हमको दिखे क्लाइमेट सिस्टम में, उसी से हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है। ये तो डेटा के हिसाब से है। अब थियोरेटिकल, अभी देखो ये फिगर में आपको दिख रहा है आर्कटिक सी आइस 84 में कितना था और 2012 में कितना है। आप अगर ये डेटा ना भी देखो तो आपको पता चल रहा है फ्रॉम विजिबली कि आर्कटिक सी आइस इज लूजिंग इट्स मास। अभी हमारे उसके अंदर आपके सिलेबस में दिया है कि एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ऑलरेडी ये 5 एविडेंस मैंने आपको दे दिए डेटा के साथ। तो वही एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज टेम्परेचर रिकॉर्ड। तो हमको पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है। हियर यू कैन जस्ट सी वन ग्राफ। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। अभी अराउंड 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है। एस्टिमेट है कि 2045 तक वो 2 डिग्री तक एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए। एंड 2100 वहाँ तक जाते जाते ऑलमोस्ट 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। 1.5 डिग्री 1.1 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है। वार्मेस्ट रिकॉर्ड किया गया है लास्ट डिकेड, मतलब लास्ट 10 साल। एंड 2023 हॉटेस्ट ईयर था सिंस 1970। एंड यू कैन सी कि अभी हर साल 2024 देन 2025 वो भी वार्मेस्ट ईयर बनते जाएंगे। उसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स। तो दूसरा प्रूफ है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स। जो भी आइस है, बर्फ पिघली રહ્યો છે, एंड ऑल दिस हिमालयाज एंड आल्प्स, वो सब जो है उनका जो मास है वो सब गिर गिर के पानी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मेल्टिंग हो रहा है। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका का मैंने डेटा बताया, वो भी अपना मास लूज कर रहे हैं। पहला टेम्परेचर का रिकॉर्ड, ये हमारा प्रूफ है, ये हमारा पुरावा है। सेकेंड, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। हियर यू कैन सी कितने बड़े बड़े जो शीट्स है, आइस शीट्स, वो मेल्ट होते जा रहे हैं। कभी कभी तो एक छोटे कंट्री जितने आइस शीट्स भी मेल्ट होके गिर जाते हैं। वो आपने कभी देखा हो वीडियो में तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल इज डेफिनेटली मेल्टिंग ग्लेशियर होगा तो राइजिंग सी लेवल हमने ऑलरेडी देखा है कि अराउंड 20 सेंटीमीटर हो चुका है। एंड हियर कहीं कहीं पे तो ये सी लेवल 2050 में यहाँ आएगा, ऐसा भी यहाँ पे मार्क किया गया है। 2030 में ये जो सी लेवल यहाँ पे है वो बढ़ के इधर आ जाएगा। तो जस्ट आप सोचो कि जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं,
जो सिटीज़ है और जो लो लाइंग एरियाज़ है, जो आइलैंड है, वो तो फ्लडिंग की रिस्क के साथ वो सब तो पानी के अंदर बह जाने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है नॉर्मली रेनफॉल। सो रेनफॉल का कोई पैटर्न नहीं रह गया है क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, उसमें जो इवोपरेशन, जो पानी इवोपरेट होता है, बाष्पीभवन गुजराती, ओशन एंड सीज में से, वो इतना बढ़ चुका है, उसकी वजह से पूरा वेदर पैटर्न चेंज हुआ है। उसकी वजह से बारिश कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं बहुत कम हो रही है। तो कहाँ पे ड्रॉट मतलब सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रहा है। तो कोई रेनफॉल का सीजन नहीं है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई पे भी इफेक्ट आ रहा है। सो चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न। देन दिस नंबर्स आर रॉन्ग, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 2 एविडेंसेस, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ एविडेंस। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। सो बहुत ही ज़्यादा हीट वेव्स, देन हेरिकेन, साइक्लोन्स बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत कम इंटेंसिटी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी मतलब वो जो बार बार आते हैं, एंड उसका जो कैटेगरी है 4 to 5 उसका आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा विंड स्पीड रह रही है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और एंड मेजर डिजास्टर की वजह से बहुत सारा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, बहुत सारा जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ड्यू टू दिस डिजास्टर वो डिक्रीज हो रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज, आबोहवा में जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके क्या इम्पैक्ट्स, क्या असर होती है। तो सबसे पहली असर जो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जो भी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो सब काफी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब वो लुप्त होते जा रहे हैं। हैबिटेट लॉस हो रहा है क्योंकि उनके घर हम बर्बाद कर रहे हैं। काफी बार वाइल्ड फायर हो जाता है, तो कितना सारा फॉरेस्ट एरिया खत्म हो जाता है ड्यू टू दिस टेम्परेचर शिफ्ट। देन कोरल रीफ, जैसे ओशन के अंदर कोरल्स होते हैं, प्रवार गुजराती में जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टू हैव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सुनामी एंड मेडिसिनल वैल्यू है, इकोसिस्टम के लिए वो जरूरी है, फूड चेन के लिए जरूरी है। वो सब का नुकसान होता जा रहा है ड्यू टू दिस वार्मर ओशंस। सभी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उनका फूड चेन, फूड वेब, उनका सर्वाइवल अभी खतरे में आ गया है। तो सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी लॉस। इवन आप ह्यूमन की बात करें तो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। देन ओशन का एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन मतलब एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो रही है क्योंकि हवा में CO2 ज़्यादा है। CO2 इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस एंड ये मेजर सिंक है, मतलब वो उस एब्जॉर्ब होता है, मतलब वो पानी के अंदर मिक्स होता है CO2। तो जितना ज़्यादा मिक्स होगा, और CO2 एसिडिक नेचर का होता है, तो वो एसिडिक कंडीशन करता है, मतलब उसका pH डाउन होता है। उसकी वजह से जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो सबको अफेक्ट होता है, फूड चेन अफेक्ट होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। देन डिजर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से काफ़ी जगह पे, जैसे हमने वेदर का ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। कम रेनफॉल की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। जो भी हमारी फर्टाइल लैंड है, मतलब जिसपे क्रॉप हम उगा सकते हैं, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, पर्टिकुलरली इन एशिया एंड अफ्रीका। सो उसकी वजह से जो हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, मतलब जो क्रॉप ग्रो करते हैं, वो सब भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर। उसकी वजह से भी बहुत सारा हमारा एग्रीकल्चर के अंदर इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू फोर्थ इम्पैक्ट, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब सोसाइटी और मनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो ड्यू टू दिस इरेगुलर पैटर्न ऑफ रेनफॉल, काफ़ी जगह पे ड्रॉट्स मतलब सूखा होता है, तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट हो रहा है। एंड काफ़ी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब जहाँ पे लिवेबल कंडीशन नहीं है वहीं से वो दूसरी ओर जा रहे हैं। एंड मेजर डिजास्टर्स जो हो रहे हैं, साइक्लोन, फ्लड, देन उसकी वजह से बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी लॉस हो रहा है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन होती जा रही है ड्यू टू दिस फ्रिक्वेंट डिजास्टर, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनके पास इतना डिजास्टर को रोकने के लिए इतने सारे संसाधन नहीं होते, उसकी वजह से उनको ज़्यादा लॉस हो रहा है। सो सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत सारा हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रायोस्फीयर, दैट इज फ्रोजन वाटर, यहाँ पे ये पूरा का पूरा मेल्टिंग हो रहा है। एंड ओशन, दे आर बिकमिंग हॉटर,
गर्म हो रहे हैं, एसिडिक बन रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं, उसकी वजह से राइज इन सी लेवल हो रहा है. सो दिस मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज द मेजर इम्पैक्ट दैट यू कैन सी ऑन अवर क्लाइमेट. Then next is biodiversity loss. So polar bear in 2008 it was added in the endangered species. मतलब उसका अभी अस्तित्व डेंजर में हो गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. वो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया कि भाई अभी उनको चाहिए बर्फ, बर्फ उनको मिल नहीं रहा है क्योंकि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स हो रहा है. सो वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, नॉट ड्यू टू अदर रीजन. एंड अदर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी लॉस मैंने जैसे बताया. कोरल रीफ जो ओशन के अंदर होती है वो उसका ब्लीचिंग हो रहा है, वो कम होते जा रहे हैं. बहुत सारे सी क्रिएचर्स जिनको बर्फ चाहिए जो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं एंड वो भी वेनिश हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब लुप्त हो रहे हैं. देन डिजर्टिफिकेशन ऑलरेडी मैंने जैसे बात की, फर्टाइल लैंड कन्वर्ट हो रही है इन द रण प्रदेश मीन्स डेजर्ट. देन राइज इन सी लेवल, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट. पोलर जो भी हमारा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है उसकी वजह से ऑलरेडी हमारा राइज बढ़ गया है सी लेवल पे. मैं ये फिगर मैंने आपको पहले भी दिखाया था. तो बहुत सारे जो कोस्टल रीजियन में जो सिटीज है वो सब को इफेक्ट होगा, वो पानी के अंदर डूब सकते हैं. सो इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ सी लेवल राइज 1 मीटर, अगर 1 मीटर का सी लेवल राइज हो रहा है तो 1.5 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन होगी उसमें जो भी एरिया होगा वो सब पानी के अंदर आ जाएगा. सो आप जस्ट सोचिए, अभी ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर हो चुका है, अभी धीरे धीरे वो बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट जो भी कोस्टल रीजन है उसके ऊपर डेफिनेटली होगा, आइलैंड के ऊपर तो होने ही वाला है. सो सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड, जो भी आइलैंड अभी जैसे इंडोनेशिया है उसका अभी स्टडी आया था कि 2030 तक काफ़ी आइलैंड जो है वो सबमर्जेंस में चले जाएंगे, मीन्स पानी में. हियर यू कैन सी वन स्टेटिस्टिक्स कि कितने लोग अफेक्ट होंगे ड्यू टू दिस राइजिंग सी लेवल. एंड आप देखेंगे हमारा पूरा इंडिया उसके अंदर आया हुआ है, 10 to 15 मिलियन पीपल. सो वी विल बी अफेक्टेड मोर बाय दिस राइजिंग सी लेवल और क्लाइमेट चेंज यू कैन से. देन नेक्स्ट इम्पैक्ट दैट इज अर्थ वाटर सिस्टम ऑफ बैलेंस. मतलब जो रैपिड चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारे पूरे प्लेनेट पे पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया है. उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा साइक्लोन, देन कहीं पे फ्लडिंग, कहीं पे ड्रॉट, उसकी वजह से काफ़ी ऑफ बैलेंस सिस्टम की वजह से ये सभी फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी आते हैं एंड उनकी इंटेंसिटी मतलब उनकी कैटेगरी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरिकेन कैटरीना, इट वाज हैविंग कैटेगरी 5 मीन्स बहुत ही ज़्यादा विंड स्पीड एंड बहुत ज़्यादा नुकसान. देन फॉरेस्ट फायर, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फॉरेस्ट फायर हो रहा है, जंगल में आग लग गई. सो जस्ट यू इमेजिन कि एक जंगल में आग लगती है तो कितने सारे एनिमल्स एंड पर्टिकुलरली फॉरेस्ट वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. एंड यहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर के बारे में दिया गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ था उसके अंदर 2019 to 20 के बीच उसमें 3 बिलियन एनिमल्स दे डाई एंड अलॉन्ग विद दैट 33 पीपल. सो फॉरेस्ट फायर की वजह से इतना सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है एंड फॉरेस्ट खत्म होने की वजह से जो कार्बन सिंक जिसको हम बोलते हैं कि कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं फॉरेस्ट, वो भी बहुत कम हो रहा है. उसकी वजह से और इम्बैलेंस हो रहा है कार्बन साइकिल में. देन सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया कि ड्रॉट मतलब सूखा पड़ रहा है, उसकी वजह से जो क्रॉप है वो भी हमारे कम होते जा रहे हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी पे इफेक्ट हो रहा है. सो जस्ट टू समराइज कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट्स है क्लाइमेट चेंज के. तो हायर टेम्परेचर, सो ग्लोबल वार्मिंग दिस इज द मेजर इम्पैक्ट एंड उसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, हिम नदी या फिर बोल सकते हैं आप बर्फ पिघल रहा है, राइजिंग इन सी लेवल हो रहा है, चेंज इन प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल हो रहा है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी मतलब बार बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं, साइक्लोन वगैरह. देन सूखा, फायर, फ्लड ये सब बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स आ रहे हैं मतलब साइक्लोन वगैरह. देन रिस्क टू वाइल्ड लाइफ, क्योंकि फॉरेस्ट फायर होता है तो वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक लॉस होता है ड्यू टू ऑल दिस डिजास्टर्स एंड मोर हेल्थ रिलेटेड हेल्थ को हमारी इफेक्ट करता है. हीट रिलेटेड इलनेस बढ़ रहा है, वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब पर्टिकुलरली जो मलेरियासिस, फाइलेरियासिस, एलिफेंटासिस जैसे डिजीज जो हीट से रिलेटेड है वो भी बढ़ रहे हैं. सो देर आर सो मेनी इम्पैक्ट्स दैट क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं. सो क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है अभी और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है.
अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो दोनों टॉपिक मैं आज अभी डिस्कस कर रही हूँ वो दोनों 100% चांस है कि एग्जाम में आए, तो आप अच्छे से लिखना। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हमको ग्रीन हाउस को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, जो कोल्ड कंट्रीज होती है उसके अंदर एक कांच का घर बना होता है जिसके अंदर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो ये कांच का घर है, उसके अंदर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो क्या रीजन है? द रीजन इज दैट कि जो सन में से जो सोलर रेडिएशन आते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं। जैसे ये यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं ये एनिमेशन में कि सोलर रेडिएशन आए, फिर यहाँ पे अर्थ में एब्जॉर्ब होंगे एंड उसके बाद वो इंफ्रारेड रेडिएशन में कन्वर्ट होंगे, मीन्स उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो जब वो इंफ्रारेड रेज इस पर्टिकुलर जो आपका कांच का घर है उसमें से बाहर जाने का ट्राई करेंगे तो वो नहीं जा सकती। मीन्स दिस ग्लास हाउस इज ओनली अलाउिंग द शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन में से आ रहा है, पर जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको वो अलाउ नहीं करता है। तो क्या होगा, वो वापस अंदर आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा हीट एनर्जी ट्रैप हो रहा है। तो जो सराउंडिंग टेम्परेचर होगा उससे यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मीन्स वार्मर होगा। वो वार्मर कंडीशन आपको चाहिए कोल्ड कंट्रीज में। इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस। तो ये जो कांच का घर है उसे बोलते हैं हम ग्रीन हाउस। जो भी ट्रैप्ड एनर्जी होती है उसकी वजह से जो इनसाइड टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसी इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जनरली अर्थ के अंदर बहुत सारे गैसेस होते ही हैं, जैसे CO2 है, देन मीथेन है। ये नेचुरल एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा अर्थ वार्म रहता है, क्योंकि हम हीट एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं। जो भी अर्थ सरफेस जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको वो लिमिट में ट्रैप करता था। तो अभी जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो हीट को ट्रैप कर रहे हैं, वो जो वहां से जा नहीं सकते, वो गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। मतलब जो कांच की तरह जो बिहेव कर रहे हैं वो सभी गैसेस, उसको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो जो नेचर में है उसकी वजह से अच्छा है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा वार्मर रहता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि कितने सारे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड एयर पॉल्यूटेंट्स जो हम एक्सेसिवली एमिट कर रहे हैं ड्यू टू फॉसिल फ्यूल बर्निंग, वो जो गैसेस है वो ये कांच की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करते हैं। एंड जो शॉर्ट वेव रेडिएशन, तो आपको जब भी एग्जाम में आता है तो आपको ये फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। ये आपका अर्थ है, शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशंस आए और फिर वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हुए एंड देन वो वापस अगर जाना चाहते हैं तो ये आपका लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन वापस अर्थ पे आ रहा है एंड इसकी वजह से हीट एनर्जी ट्रैप हो रहा है। दिस पर्टिकुलर लेयर ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स बेसिकली इट इज CO2 सबसे ज्यादा, उसके अलावा मीथेन है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड वाटर वेपर। तो ये सभी जो गैसेस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, मतलब हीट एनर्जी ट्रैप करते हैं, उसे इसीलिए उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। जो परमिएबल है शॉर्ट वेव्स के लिए, परमिएबल मतलब शॉर्ट वेव को आने देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं या बाहर जाने नहीं देते हैं। ये पूरा ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले ग्रीन हाउस समझो, बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट समझो, उसके बाद आपको ये ग्रीन हाउस गैसेस तो समझ में आ ही जाएगा। जो गैसेस ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस यही है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक दिया गया है कि किसका कितना रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो 60% अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेजर ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, then methane 20% around, CFC chlorofluorocarbon around 14%, nitrous oxide that is around 6%, and water vapor. These are considered to be the major greenhouse gases. अभी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो नॉर्मल वार्मिंग में, जैसे मैंने बताया, एक गुड है अपने लिए कि भाई ये नॉर्मल, अगर ये है कि नॉर्मल जो गैसेस हमारे नेचर में होते हैं तो थोड़ा हीट एनर्जी ट्रैप करते हैं, थोड़ा बाहर जाने देते हैं, तो हमारा अर्थ पे गर्मी अच्छे से रहती है, मतलब वार्मर रहता है। बट हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो एक्सेसिव बढ़ोतरी हो रही है इन सब गैसेस की, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जो नेचुरल ग्रीन हाउस है वो दैट इज गुड। देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। वन इज नेचुरल जिसको हम इनहांस्ड बोलते हैं। इनहांस्ड इज गुड कि भाई नेचुरल है।
बट एक्सेसिव जो पॉल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, एक्सेसिव हीट ट्रैपिंग हो रहा है, इसे हम एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। एंड यही प्रॉब्लमेटिक है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ाता है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल मतलब पूरा का पूरा ग्लोब, मतलब हमारा पूरा जो पृथ्वी है वो सब पे इफेक्ट हो रहा है। एंड अराउंड 1 डिग्री ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ चुका है। अभी आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल समझना जरूरी है, क्योंकि मेजर ग्रीन हाउस गैस CO2 है, तो वो कितना वार्मिंग करता है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं कि भाई CFC कितना कर रहा है या अदर एलिमेंट कितने कर रहे हैं, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलते हैं। सो वार्मिंग कॉज्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वार्मिंग कॉज्ड बाय सिमिलर मास ऑफ CO2, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP। एंड जनरली CO2 का 1 होता है, क्योंकि अगर हम सब्सटेंस को CO2 ही रख रहे हैं, CO2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कितना वार्मिंग करेगा, तो भाई 1, उसका जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 का 1 है। तो जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा वार्मिंग करेगा एज कंपेयर टू CO2। ठीक है। सो ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ हमारा बढ़ चुका है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं और हम सभी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक एनिमेशन देख सकते हैं ईयर वाइज कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। सो 80 से लेके 80 से स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर से अचानक 1970s के बाद आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वार्मिंग बढ़ता रहेगा। देखो 72। सो दिस ग्लोबल वार्मिंग इज कीपिंग अवर अर्थ वार्मर एंड वार्मर ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड हियर ये ऑलरेडी मैंने आपको ग्राफ बताया हुआ है कि कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड बाय 2045 इट में राइज अप टू 2 डिग्री। हम ट्राई कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, बट हमारी करंट पॉलिसी से लग रहा है कि वो 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस 21st सेंचुरी 2100 में अराउंड 4 to 5 डिग्री भी बढ़ सकता है। सो अभी हमको जानने हैं कि इन सभी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके सोर्सेज क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है CO2। सो नेचुरल सोर्स में आता है वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटता है तब वो हो सकता है। जब डेथ होती है और ऑर्गेनिज्म की, तब उनका जो नेचुरल डीके मतलब डिकम्पोजिशन होता है उसमें से भी CO2 निकलता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तभी भी CO2 निकलता है। मेजर है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मतलब ह्यूमन सोर्स। सो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सभी हमारे जो है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। सो हियर यू कैन सी दिस दीज आर द सोर्सेज। इंडस्ट्री में से ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी में जो हम जनरेट करते हैं बाय बर्निंग द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, तो उसमें सब में से CO2 निकलता है। नेक्स्ट इज मीथेन। सो मीथेन नॉर्मली एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया का, तो उसमें से जनरली मीथेन निकलता है। जैसे लैंडफिल साइट, गार्बेज डंप मतलब जहाँ पे कचरा हम इकट्ठा करते हैं। सो जहाँ कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, वहाँ पे मीथेन निकलता है। फ्लडेड राइस फील्ड, जो राइस फील्ड होती है उसमें से मीथेन निकलता है। कैटल, उनका जो फर्मेंटेशन होता है उसमें से मीथेन निकलता है। बायोमास बर्निंग, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 25 है। मतलब मीथेन 25 टाइम्स ज़्यादा वार्मिंग करता है, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और वो उसका लाइफ स्पैन 7 to 10 ईयर्स है इन अवर एटमोसफियर। सो मीथेन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो ये जनरली सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन एंड हेलोजेंस के बने हुए हैं। जनरली उसके सोर्सेज में जो सिंथेटिक गैसेज हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोजोल स्प्रे, ये जो हम स्प्रे करते हैं उसके अंदर आते हैं। देन AC में इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब इंसुलेट करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होते हैं। तो अगर वो AC रेफ्रिजरेटर लीक कर रहे हैं, इवोपरेशन हो जाता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट का, तो सभी में से CFC निकल सकता है। तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, 1500 to 7000 की रेंज में है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है और वो हवा में 65 to 110 तक रह सकता है। देन नाइट्रस ऑक्साइड। सो जनरली हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करते हैं टू ग्रो मोर क्रॉप प्रोडक्शन। सो नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स में नाइट्रेट वो एक मेजर न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व है। एंड जब हम फ्यूल बर्न करते हैं जिसमें नाइट्रोजन अगर होता है, तो उसकी वजह से भी नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। एंड जब हम मेजोरिटी ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट में से भी नाइट्रस ऑक्साइड निकल सकता है। उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 230 है।
एंड उसका लाइफ स्पैन 140 to 190 ईयर्स है, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. सो मेजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो मेजर सोर्स बनता है नाइट्रस ऑक्साइड का. उसके अलावा दूसरे भी सोर्सेस हैं. अगर आप देखें तो चाइना का जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन 2014 के डेटा है, चाइना 30%, यूएस 15%. सो आप देखो तो पूरे दुनिया में 45% अराउंड जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग का, वो यूएस एंड चाइना ने किया हुआ है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो जो भी हम वार्मिंग की बात करते हैं तो मेजर यही है कि वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, और जो भी हमने क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट्स देखे वही मेजर इम्पैक्ट्स आएंगे. सो राइजिंग इन टेम्परेचर, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसकी वजह से राइज इन सी लेवल, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न जो हमने बात कर चुकी, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है वार्मिंग की वजह से. देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं. देन कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, डेजर्टिफिकेशन, डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन. एक एस्टिमेट है कि यील्ड ऑफ राइस प्रोडक्शन जो है वो 5% तक घट जाता है अगर 1% राइज हो, 1 डिग्री राइज होता है टेम्परेचर में इन साउथ ईस्ट एशिया. एंड जैसे मैंने बताया था वेक्टर बॉर्न डिजीज बढ़ रहे हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, देन एलिफेंटासिस. सो दीज आर वेक्टर बॉर्न डिजीज, मतलब इस टाइप के मच्छर पैदा हो जाते हैं जो ये सब करते हैं. सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ है. एंड मेजर रीजन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं, CO2, मीथेन, CFC वगैरह. एंड उसकी वजह से हीट ट्रैपिंग मैकेनिज्म हो रहा है क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है. सो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो उसमें आप बहुत ही ऑब्वियस है कि एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग हुआ है एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से, कोल थर्मल पावर प्लांट में हम एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से. तो हमको ऐसी एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना कि हम जिसमें लेस एनर्जी लगे टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. जैसे LED बल्ब हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल बल्ब की जगह, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी बचती है. सो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज, आजकल स्टार रेटेड अप्लायंसेज आ रहे हैं जिससे एनर्जी कम हो रहा है, मशीन में आप यूज कर सकते हैं. तो एनर्जी कंजर्वेशन करके आप कम एनर्जी कम एनर्जी यूज कर रहे हैं. और आप इंडिविजुअल लेवल पे भी लाइट को टर्न ऑफ करो, को यूज नहीं है तो. सो जितना हम एनर्जी बचा सकते हैं वो बचाने का ट्राई करना चाहिए. सो एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन ये सबसे पहली मेथड है जिससे हम मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज में मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं. सो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन जो भी है, जो ग्रीन हाउस गैसेज से हो रहा है, उसको हम ओवरऑल कम करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम एनर्जी कम यूज कर रहे हैं तो इतना एनर्जी प्रोडक्शन में कम CO2 जनरेट होगा. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी. एक तो एनर्जी कम कर सकते हैं, सेकेंड हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा सकते हैं. सो ये पूरा चैप्टर आपने अच्छे से किया होगा, अपना मॉड्यूल 2 है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. सो ये बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है, एनर्जी सिक्योरिटी देता है, हमारा डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे से कम करता है, और एयर पोल्यूशन भी कम करता है. सो ये जो भी हमारा सोलर एनर्जी, देन हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, तो इन सभी पे अभी गवर्नमेंट का फोकस है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें. नेक्स्ट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. तो ये कार्बन कैप्चर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना एंड उसका स्टोरेज करना, मतलब उसको स्टोर करना है हमको. सो ये टेक्नोलॉजी डिजाइन टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रियल सोर्सेज. बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें मैक्सिमम CO2 प्रोडक्शन होता है, और पावर प्लांट उसके अंदर हम कैप्चर करेंगे, मतलब उसको हम सेपरेट करेंगे. एंड जब वो जैसे कुछ भी सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें से वो एमिशन करने से पहले, मतलब वो हवा में ना जाए CO2, उससे पहले उसको अलग कर देना. इससे हम, और उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे CO2 डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे पहले हम उसको कैप्चर कर लेंगे, मतलब उसको अलग कर देंगे. एंड देन उसको हम ट्रांसपोर्टेशन, तो सबसे पहला आता है कैप्चर. सो देर आर 3 स्टेप्स होते हैं CCS में, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. तो पहले कार्बन को कैप्चर करो, मतलब पकड़ो, मीन्स सेपरेट करो. सो फर्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट द CO2 फ्रॉम द अदर गैसेज. तो बहुत सारे गैसेज होते हैं उसमें से CO2 को अलग कर दो. सो देर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ कैप्चर.
प्री कंबशन मतलब CO2 इज रिमूव बिफोर बर्निंग फॉसिल फ्यूल, हम कुछ भी बर्न करने से पहले उसको हम निकाल लेते हैं। दूसरा है पोस्ट कंबशन, पोस्ट मतलब बाद में, फॉसिल फ्यूल बर्न हो जाता है, CO2 उसमें से, उसके बाद हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। एंड तीसरा ऑक्सी फ्यूल कंबशन, मीन्स फॉसिल फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं, जो कोलसा या कुछ भी, सो उसमें ऑक्सीजन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एयर, एंड प्रोड्यूस द CO2 रिच फ्लू गैस। सो CO2 को हमने सबसे पहले अलग कर दिया, उसे बोलते हैं कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर मीन्स CO2 को कैप्चर कर लिया। अब वो CO2 को कैप्चर तो कर लिया, पर अभी उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट। सो CO2 इज कॉम्प्रेस्ड, उसको कॉम्प्रेस किया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू पाइपलाइन, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया, एंड समटाइम शिप, यहाँ पे शिप के थ्रू जा रहे हैं, यहाँ पे ये ड्रिलिंग पाइपलाइन के थ्रू हम उसको ले जा रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करवाना। नाउ तीसरा स्टेप है स्टोरेज, मतलब जो भी हमने कार्बन को सेपरेट किया, मतलब अलग किया, उसको ट्रांसपोर्ट मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले गए, उसके बाद हमको क्या करना है, डीप ओशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन से आया उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया इन ओशन। सो डीप सलाइन एक्वीफर, या फिर हम डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड, मतलब जो साइट अभी हम ऑयल एंड गैस के लिए नहीं यूज कर रहे हैं वहां पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रिलिंग पाइप के थ्रू हमने डाला और यहाँ पे आपने ये ओशन में स्टोर किया। सो जनरली 1 किलोमीटर अर्थ सरफेस के नीचे आप उसको स्टोरेज कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी ट्रैप्ड सेफली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो नॉर्मली प्रोसेस क्या है, कैप्चर करो CO2 को, मतलब अदर गैसेस से उसको सेपरेट करो, ट्रांसपोर्ट करो वाया पाइपलाइंस और शिप, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, एंड स्टोर इट डीप अंडरग्राउंड इन द रॉक फॉर्मेशन। सो रॉक में या फिर ओशन में, डीप अंडर द ओशन यू कैन स्टोर इट। सो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कार्बन एमिशन जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, उसमें जो फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉसिल फ्यूल बेस्ड, उसमें से कम कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है कि एमिशन कम करना या नेट जीरो करना, और हमारा ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री या 2 डिग्री के अंदर ही रखना, उससे ज़्यादा बढ़ने ना देना, उसके अंदर हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सस्टेनेबल लैंड यूज एंड फॉरेस्ट्री। तो जैसे आपको पता है फॉरेस्ट जो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, सो सबसे ज़्यादा बड़ा सिंक वो एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करने का फॉरेस्ट ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट, रिफॉरेस्टेशन मतलब जो कट चुके हैं उनको वापस से रीप्लांट करना, जो डिफॉरेस्टेड एरिया है, एंड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन एज फार एज पॉसिबल, प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमको सस्टेनेबल मतलब ऑर्गेनिक एंड जो भी मतलब एनवायरमेंट पे मिनिमम हार्म करे और अच्छा ग्रोथ दे, वो हमको करना है। उसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी एनहांस होगा, इकोसिस्टम का हेल्थ अच्छा रहेगा, और इट सपोर्ट्स द लाइवलीहुड व्हाइल कॉम्बेटिंग द क्लाइमेट चेंज। मतलब बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट एंड इकोसिस्टम का बैलेंस अच्छा होगा, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज में भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। एंड CO2 इज द मेजर रीजन बिहाइंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज। तो ये सब चीजें करके हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। सो मैंने मेरा पूरा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सब्जेक्ट का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरी यूट्यूब चैनल पे, ऑलरेडी ये अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें विद द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी चैनल पे मैं माइंडफुलनेस के वीडियो भी डालती हूँ, जिसमें लाइफ लेसन्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, देन योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी मैं कवर करती हूँ, जो आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। याद रखना, जहाँ पे भी आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट है वहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है, जहाँ पे भी फिगर डायग्राम स्केचेस आते हैं आपको डेफिनेटली ड्रॉ करने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप काम एंड डू योर बेस्ट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन ES एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।